हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जिसके अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर 3। कुछ बुक्स के अंदर ये चैप्टर 4 भी दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, और वी कुड से कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम पूरा कंप्लीट ये जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे बिजनेस लॉ का अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का अवेलेबल है। तो आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, और वी कुड से कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। एवरी पर्सन इज presumed टू हैविंग द कैपेसिटी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ पर्सन है जिसकी एज, कंडीशन और स्टेटस जो है उनको इनकैपेबल बना देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 10 के मुताबिक ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कि हर एक व्यक्ति जो मेजर है, जिस लॉ को वो बिलोंग करता है उसके मुताबिक वो मेजर है और वो साउंड माइंड का है और वो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड नहीं है, तो वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि ये फॉलोइंग पर्सन जो है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट: माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन जो कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है। अब हम देखते हैं कि जो माइनर है, माइनर वो व्यक्ति है जो कि मेजर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ में, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, माइनर वो व्यक्ति है जिसने अपनी जो एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं की। इंडिया के अंदर मेजर वो है जिसने अपनी एज जो है 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। कई सिचुएशन के अंदर मेजर जो है उसको तभी माना जाता है जो 21 ईयर का होता है। Where a guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardians Act and Ward Act, जहाँ पे जो माइनर की जो पर्सन मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर गार्डियन जो है अपॉइंट किया गया है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक, और जहाँ पे माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर सुपरविजन में है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी एज है वो है 21 ईयर्स। बाकी सारी सिचुएशन के अंदर अगर वो 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है तो वो मेजर है, अगर वो नहीं कर चुका तो वो माइनर है। अब देखो जो माइनर है उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनर है ही इज द पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि माइनर को लॉ इस वजह से प्रोटेक्शन देता है क्योंकि माइनर जो है उसका इमेच्योर माइंड होता है और वो ये सोच नहीं सकता व्हाट इज गुड और बैड फॉर हिम। और सेकेंडली जो है लॉ जो है उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है कि जो माइनर के साथ डील करते हैं तो उनको भी अननेसेसरी हार्डशिप नहीं होना चाहिए। तो माइनर के पास हमेशा ये प्ली होता है कि इज माइनर और लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है, बट माइनर जो लॉ है उसके साथ ही अननेसेसरी हार्डशिप जो है लोग माइनर के साथ डील करते हैं उनको भी नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड व्हाट आर द रूल्स जब हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो रूल्स क्या है माइनर के एग्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक माइनर एग्रीमेंट करता है या माइनर के साथ हम करते हैं, दैट इज वॉइड। सेक्शन 10 सेज के पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और सेक्शन 11 कहता है कि भाई माइनर जो है दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है दैट इज नल एंड वॉइड ऑफ नेचर, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज वॉइड, इसका कोई लीगल रेमेडी नहीं है। माइनर के साथ एग्रीमेंट है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, तो ये नल माना जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग
ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। तो इसके अंदर देखते हैं कि माइनर होता है, वो बी से उधार लेता है 20,000, एक मोर्टगेज जो है उसको एग्जीक्यूट करके देता है और कुछ ही महीनों में वो मेजर हो जाता है। तो वो एक डिक्लेरेशन फाइल करता है कि जो उसने माइनॉरिटी के दौरान मोर्टगेज किया गया था उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि वो माइनर था। तो कोर्ट वहां पे डिसीजन लेती है कि मोर्टगेज जो था वो माइनर ही वाज माइनर, जब किया गया तो वो वॉइड है और बी जो है अपने पैसे ए से रिकवर नहीं कर सकता। और अगर देखो गार्डियन जो है माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है और वो माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वो इनफोर्सेबल है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि श्री कुकलम सुब्रा मनियन वर्सेस कुरा सुब्बा राव के केस में होता है कि जैसे अपने फादर उसके फादर ने कुछ लोन लिया हुआ था, तो जिसके बेसिस पे माइनर सन और मदर जो है एक लैंड जो है वो सेल करते हैं ताकि अपने डेट को सेटिस्फाई करें। बाद में माइनर जो है कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि ये वॉइड है, बट कोर्ट कहती है कि जो उसकी मदर ने उसके सन और उसके बिहाफ पे जो सेल की गई है वो वैलिड है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है, ये वॉइड नहीं है। देखो जहां भी एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं, चाहे कोई लाइबिलिटी इनकर वेयर नो लाइबिलिटी कैन बी इनकर, तो ये नहीं है कि वो बेनिफिट नहीं ले सकता। अगर माइनर ने किसी को मोर्टगेज मनी दी है या माइनर के फेवर में मोर्टगेज हुआ है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। जैसे राघव चैरियर वर्सेस श्री निवासा के केस में होता है, ए जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बी जो कि माइनर होता है उसके फेवर में कुछ प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखता है और बी जो है वो मोर्टगेज अमाउंट पे कर चुका होता है। तो कोर्ट कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है वैलिड है, बी जो है इसको इन्फोर्स कर सकता है। तो जो एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट के लिए होते हैं वो वैलिड होते हैं, वहां पे माइनर उसको इन्फोर्स कर सकता है। देखो एन एग्रीमेंट विद माइनर इज कम्प्लीटली वॉइड, कि जो हमने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है दैट इज कम्प्लीटली वॉइड। माइनर जो है जब मेजर हो जाता है तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको अप्रूवल नहीं दे सकता। जो वॉइड एग्रीमेंट, देखो जो माइनर के साथ एग्रीमेंट है दे आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसको माइनर मेजर होके अप्रूव नहीं कर सकता, रेटिफाई नहीं कर सकता। जैसे इस केस में क्या होता है, अरुमा गान वर्सेस दुराई सिंघा के केस में माइनर जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो बोरो करता है, एक सिंपल बॉन्ड जो है उसके लिए एग्जीक्यूट करता है और जब वो मेजर हो जाता है तो ओरिजिनल लोन के प्रति सेकंड बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो कोर्ट कहती है कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मेजर होने के बाद भी वो रेटिफाई नहीं कर सकता तो ये वॉइड है। बट अगर मेजर बनने के बाद कोई न्यू प्रॉमिस करता है फ्रेश कंसिडरेशन के लिए, अगर वो फ्रेश कंसिडरेशन है पुरानी जो है नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है तो वो वैलिड होता है। माइनर कैन बी ए प्रोमिसी और बेनिफिशियरी, तो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो माइनर के बेनिफिट के लिए है तो इसको माइनर जो है इन्फोर्स कर सकता है। माइनर जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, तो वो प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए रिकवरी के लिए स्यू भी कर सकता है, बट प्रोवाइडर यहाँ पे उसको परचेज मनी देनी पड़ेगी। तो जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदनलाल सोनूलाल के केस में क्या होता है कि एक माइनर होता है, वो अपनी गुड्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर करता है, गुड्स डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपनसेशन नहीं देती, तो वहां पे माइनर एक केस फाइल करता है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जिस व्यक्ति के साथ हमने एग्रीमेंट किया था वो माइनर था तो ये वॉइड है, बट कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि माइनर को जो बेनिफिट मिलता है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। माइनर जो है अपनी इंश्योरेंस मनी जो है इस केस के अंदर रिकवर कर सकता है। और उसी तरह नो स्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर, इसका मतलब है कि अगर माइनर अगर कहे कि मैं मेजर हूँ तो डेफिनेटली वो माइनर ही रहेगा, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है दैट इज वॉइड। माइनर के पास हमेशा ये प्ली होता है, ये हमेशा लॉजिक होता है कि वो माइनर है तो उसके साथ जो किया गया एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड, तो वहां पे स्टॉपल का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। देयर माइनर जो है
अपनी एज को गलत बता के किसी दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस करता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लायबल ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि माइनर के पास हमेशा ये प्ली होती है कि ही इज माइनर, तो देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर। तो वो हमेशा ये प्ली ले सकता है कि माइनर है, जिसके बेसिस पे वो उस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकता है। बट अगर माइनर ने कोई बेनिफिट लिया है तो कुछ केसेस के अंदर कोर्ट कह सकती है कि वो बेनिफिट उसको वापस किया जाए जिसने उसने बेनिफिट लिया है। माइनर जो है उसको देखो यहाँ पे कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, बट साथ के साथ ये भी नहीं है कि वो दूसरों को चीट करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, कोर्ट जो है यहाँ पे इक्विटेबल कंसिडरेशन फॉर रेस्टिट्यूशन देगा। अगर माइनर के पास वो चीजें हैं जो उसने खरीदी हुई हैं या पैसा है, तो वहां पे कोर्ट उसको कहेगा कि वो जो है बेनिफिट उसने लिया है उसको रिस्टोर बैक करे। और उसी तरह नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। पहले हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब समझते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है उन केसेस के अंदर जो चीज़ें जो होती हैं बहुत यूनिक होती हैं और जहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो होता है वो एडिक्वेट नहीं होता, तो वहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एज पर द टर्म्स एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कोर्ट कभी भी जो माइनर ने एग्रीमेंट किया है, कोर्ट कभी भी नहीं कहेगा कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए। बट अगर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है गार्डियन या मैनेजर ने माइनर के बिहाफ पे किया है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है गार्डियन और मैनेजर की अथॉरिटी के अंदर आता है, और ये जो एग्रीमेंट है डेट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस इन्फोर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लालचंद वर्सेस नरहर के केस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्ड वाज एक्सिक्यूटेड बाय विडो, जो कि अपने माइनर सन का गार्डियन के बिहाफ पे काम कर रही थी, और ये जो डेथ था उसके मतलब जो हस्बैंड उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके बिहाफ मतलब बॉन्ड वाज एक्सिक्यूटेड बाय विडो, एक विधवा जो थी अपने माइनर सन की गार्डियन थी, और अपने जो उनके हस्बैंड मर चुके थे उनके डेट को चुकाने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया। तो यहाँ पे माइनर की स्टेट जो थी डेट वाज लायबल फॉर द पेमेंट एज पर द बॉन्ड। नो रेस्टिट्यूशन। देखो अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो ये इसको कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लीगल रेमेडी दोनों को अवेलेबल नहीं होती। बट अगर कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। माइनर जो होता है ही इज नॉट लायबल टू पे एनी मनी और कंपनसेशन फॉर एनी बेनिफिट, बट सर्टन केसेस के अंदर जो है सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है रेस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट माइनर से लिया जा सकता है सर्टन केसेस के अंदर। माइनर जो है उसका दिवालिया कभी नहीं निकल सकता है, इवन फॉर द नेसेसिटीज फॉर द लाइफ। उसकी प्रॉपर्टी जो है लाइबल होती है अगर कोई उसको नेसेसरी सप्लाई करता है या कोई व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पे वो पर्सनली लाइबल नहीं है। उसी तरह सेक्शन 30 के मुताबिक जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप उसको दिया जा सकता है जिसके अंदर इज इंटाइटल टू गेट द प्रॉफिट। माइनर कैन बी एजेड, बट माइनर विल नॉट बी लाइबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। माइनर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, बट वो लाइबल उसके ऊपर नहीं होता। माइनर जो है अपने पेरेंट या गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता अगर उनको कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी पेरेंट या गार्डियन ने नहीं दी। तो माइनर जो है जो भी उसने कोई एग्रीमेंट किया है तो अपने पेरेंट्स को या गार्डियन को इवन फॉर नेसेसिटी के लिए भी बाइंड नहीं कर सकता। पेरेंट्स को वो तभी बाइंड कर सकता है जहाँ पे बच्चा जो है एजेंट, पेरेंट का एजेंट के रूप में जो है एग्रीमेंट साइन करता है। और उसी तरह माइनर जो है शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता। माइनर जो है माइनर कैन नॉट बी श्योरिटी एज इज नॉट लायबल टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। परंतु अगर अडल्ट जो है वो माइनर की गारंटी देता है तो वहां पे जो क्लेम है वो अडल्ट से लिया जाएगा, माइनर से नहीं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर और अडल्ट दोनों ज्वाइंटली करते हैं तो वहां पे अडल्ट जो होता है लायबल होता है, माइनर वहां पे लायबल नहीं होता।
उसी तरह लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स का मतलब होता है कि अगर सर्वेंट नुकसान करता है तो मास्टर लायबल होता है। तो टॉर्ट जो है दैट इज सिविल रॉन्ग। अब माइनर जो है टॉर्ट के लिए लायबल है। माइनर ने एक हॉर्स लिया था राइडिंग के लिए और वो अपना हॉर्स जो है अपने फ्रेंड को दे देता है और वो उस हॉर्स को जख्मी कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है हॉर्स की। तो उस सिचुएशन के लिए वो माइनर जो है अपने फ्रेंड का जो एक्ट है उसके लिए वो लायबल है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है। देखो जहाँ पे माइनर को नेसेसरी माइनर को या उसके ऊपर जो व्यक्ति डिपेंडेंट है उसको नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती है। तो नेसेसरी का मतलब होता है नेसेसरी के अंदर वो चीजें आ जाती हैं कि जिस स्टेटस का या जिस डिग्री का वो मतलब उसको लाइफ जीने की आदत है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें उसकी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं वो नेसेसरी मानी जाती हैं। तो इंडिया के अंदर जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन जो है इसको नेसेसरी माना गया है। देखो ये चीज़ें डिपेंड करती है माइनर का स्टेटस क्या है, यूटिलिटी क्या है, ऑर्नामेंटेशन नहीं कि अगर उसको लग्जरी सप्लाई की जाती है तो वो नेसेसरी नहीं है। उसकी स्टेटस इन लाइफ के ऊपर जो है डिटर्मिन करती है कोर्ट के ये नेसेसरी है या नहीं है। तो वहाँ पे माइनर जो होता है पर्सनली लायबल नहीं होता। अगर माइनर या माइनर के ऊपर जो डिपेंडेंट व्यक्ति है उसको कोई नेसेसरी सप्लाई की जाती है तो वो पर्सनली लायबल नहीं होता। उसकी स्टेट स्टेट का मतलब अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो लायबल है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर उसकी प्रॉपर्टी लायबल है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबल नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट और उसके पास इन चीज़ों की सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। तो ये कंडीशन सप्लाई मतलब पूरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं नैश वर्सेस इन मैन का केस। इन मैन जो है एक माइनर होता है। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा होता है। तो वो 11 फैंसी वेस्ट कोट जो है नैश से लेके आता है। तो नैश जो है कोर्ट में केस फाइल करता है कि उसने नेसेसरी सप्लाई की है। तो कोर्ट कहता है कि जो इनमान है उसके पास कपड़े सफिशिएंट थे तो वो नेसेसरी नहीं थे। तो माइनर से जो है प्राइस रिकवर नहीं हो सकती। उसी तरह हम देखते हैं कि ये चीज़ें नेसेसरी मानी गई है अगर माइनर को घर किराए के लिए दिया गया है जहाँ पे उसने पढ़ना है या रहना है और अगर उसको राइडिंग एक्सरसाइज बताई गई है तो हॉर्स जो है अगर सप्लाई किया जाता है तो नेसेसरी के अंदर माना जाता है रेसिंग बाइसिकल। बट ये चीज़ें जो है नेसेसरी नहीं मानी जाती। जैसे गुड सप्लाई की है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग या उसको सिल्वर गिफ्ट गॉबलेट या सिगारेट टबाकू या जब वो अंडर ग्रेजुएट की स्टडी कर रहा है तो उसको रिफ्रेशमेंट फॉर एंटरटेनमेंट दिया जाता है तो वो नेसेसरीज नहीं होती। अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है दैट इज वॉइड होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड के होते हैं या जो व्यक्ति डिसक्वालीफाइड होते हैं उनके साथ उसका क्या इफेक्ट होता है। तो as per section 11 of the contract act for a valid contract each party to the contract must have a sound mind। कि जो भी व्यक्ति के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ करते हैं तो वो वॉइड होता है। क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यहाँ पे मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। पर जब एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो डेफिनेटली वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एग्रीमेंट की उसको समझ नहीं पाएगा। अनसाउंड माइंड का ये मतलब नहीं है कि माइंड की वीकनेस जो है लॉस ऑफ मेमोरी है। बट इसका अनसाउंड माइंड का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो इस पोजीशन में नहीं है इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सके। तो सेक्शन 12 कहता है कि हम किस व्यक्ति को मानते हैं कि ये साउंड माइंड का है। तो देखो साउंड माइंड का है जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है रैशनल लॉजिकल जजमेंट कर सकता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है साउंड माइंड का है। इसके साथ जो एग्रीमेंट हम करते हैं वो वैलिड होते हैं। और जो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड का है हमेशा बट कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साउंड माउंट की पोजीशन में करता है तो वो वैलिड माना जाता है। और उसी तरह एक व्यक्ति है वो वैसे तो साउंड माइंड का है बट कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में करता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। तो व्हाट इज साउंड माइंड? देखो सेम मैन जो एक
व्यक्ति जो है साउंड माइंड का है, बट उसने इतनी लिकर जो है पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, कि वो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकता, एक रैशनल जजमेंट नहीं बना सकता। तो हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है अनसाउंड माइंड का है, वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इतनी पी रखी है, वो इतना इंटॉक्सिकेटेड है। तो लॉ जो है हमेशा ये मानता है कि हर व्यक्ति जो है साउंड माइंड का है। कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो अनसाउंड माइंड की सिचुएशन में किया है। तो देखो कोर्ट डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति जो है साउंड माइंड का है या नहीं है। तो अनसाउंड माइंड के अंदर जो है हम देखते हैं कि पर्सन लुनाटिक हो सकता है, इडियट हो सकता है, ड्रंकन हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है। Unsound mind may arise from idiocy, lunacy, drunkenness, hypnotism, mental decay. इडियट वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये सोचने की शक्ति ही नहीं होती, जिसके बेसिस पे वो लॉजिकल डिसीजन ले सके। तो वो बर्थ ही जो है अनसाउंड माइंड का होता है। तो वो एक टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सकता, रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता। उसकी इवन छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, उनको भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उसके अंदर ब्रेन जो होता है, वो डेवलप नहीं होता, तो हम कहते हैं इडियट पर्सन है। तो जो एक इडियट पर्सन के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, वो वॉइड होता है। The agreement of an idiot is absolutely void ab initio. From the very beginning ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी इफेक्ट मतलब लीगली इफेक्ट नहीं होता, नल इफेक्ट होता है। और उसी तरह कोई एग्रीमेंट नेसेसरी को छोड़ के जो है इडियट के साथ किए जाते हैं वो एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं। तो वो पर्सनली लाइबल अगर उसको या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होता है नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, स्टेट लाइबल होती है, वहाँ पे भी वो पर्सनली लाइबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। इसी तरह हम देखते हैं इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धरी सिंह। प्रॉपर्टी वर्थ ₹25,000 वाज एग्री टू बी सोल्ड बाय पर्सन फॉर ₹7,000। उसकी मदर ने प्रूव कर दिया कि वो बर्थ से ही इडियट है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वॉइड है। लुनैटिक और इंसैनिटी, यहाँ पे ये ब्रेन होती है डिजीज की। तो यहाँ पे भी वो क्या है कि अगर वो रीजन उसको रीजन नहीं करना आता, मेंटल प्रेशर पड़ जाता है। और देखो कभी कभी वो क्या होता है कि बीच में वो सही भी हो जाता है, लूसिड इंटरवल पीरियड इन विच ही टू हिज सेंसेस, कि जब वो साउंड माइंड का होता है। देखो अगर वो साउंड माइंड का है तो उस सिचुएशन के अंदर जब वो साउंड माइंड की पोजीशन में होता है, अगर वो उस पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड होते हैं, अदरवाइज वो वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट विद लुनैटिक जब वो अनसाउंड माइंड का होता है तो वॉइड होता है, बट जब वो साउंड माइंड का होता है जब कुछ देर के लिए तो वो वैलिड होती है। ड्रंकर्ड होता है कि जिसने अल्कोहल पी रखी है या इतना इंटॉक्सिकेटेड कोई सब्सटेंस ले रखा है, कंज्यूम कर रखा है, तो वो लुनैटिक की पोजीशन में ही लुनैटिक की फुटिंग पे ही आता है कि उसके साथ भी वो जो एग्रीमेंट किया जाता है वो वॉइड होता है। बट हल्की फुल्की पी रखी है तो वो सफिशिएंट नहीं होता। तो प्रूव करना पड़ता है कि उसने इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ नहीं पाएगा, तो वहाँ पे उसके साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है वो वॉइड होता है। और उसी तरह हिप्नोटिज्म टेम्परेरी इनकैपेसिटी होती है, जब तक वो पर्सन जो है हिप्नोटाइज्ड होता है, आर्टिफिशियल इंड्यूस स्लीप में होता है, तो वो भी ड्रंकर्ड की के उस सिचुएशन के अंदर वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड होता है। उसी तरह मेंटल डिके होता है कि जैसे व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो ओल्ड व्यक्ति एज के साथ जो है उसकी सोचने और समझने की जो पावर होती है वो वीक हो जाती है। तो अनसाउंड माइंड का जो इफ़ेक्ट होता है सिमिलर टू माइनर है, कि जो अनसाउंड माइंड के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड होते हैं। वहाँ पे अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है अगर वो उनके बेनिफिट के लिए है। अगर कोई उनको या उनके डिपेंडेंट को नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे वो पर्सनली लायबल नहीं होते। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो स्टेट होती है वो लायबल होती है। तो अब हम देखते हैं वो व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ,
देखो कुछ व्यक्ति जो है लॉ स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड करता है, जैसे एलियन एनमी है, फॉरेन सॉवरेन्स है, इंसॉल्वेंट्स है, कॉन्विक्ट्स है, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी है, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं एलियन इज ए पर्सन हु इज नॉट इंडियन सिटीजन। तो एलियन जो है, अगर देखो जैसे एलियन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इन इंडिया, ही कैन मेंटेन एन एक्शन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ड्यूरिंग पीस। जैसे दूसरे देश का जो नागरिक है हमारे देश के नागरिकों के साथ पीस के दौरान एग्रीमेंट कर सकता है, वो वैलिड होते हैं, लीगली राइट भी इन्फोर्स कर सकता है। बट अगर उसी देश के साथ युद्ध लग जाता है तो वहां पे जो एग्रीमेंट होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। और उसी तरह ही देखो जो फॉरेन सॉवरेन्स उनका डिप्लोमेट स्टाफ होता है, तो वो फॉरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो उनके पास ये कॉम्पिटेंसी होती है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए के जाते हैं कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट्स के अंदर उनके ऊपर मुकदमा नहीं फाइल किया जा सकता। अगर वो अपनी इच्छा से जो है सबमिट करते हैं तो उन पे ट्राई हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि दे कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश के अंदर करते हैं, बट इंडियन सिटीजन को जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वो अपने एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे एजेंट जो होते हैं पर्सनली लायबल होते हैं। उसी तरह देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहां पे उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज डिटर्मिन बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो स्टैट्यूट जिसके द्वारा उसको स्टैब्लिश किया जाता है उसके द्वारा उसकी पावर को डिटर्मिन किया जाता है। अगर ये अपनी पावर जो इनकी बाउंड्री से बाहर है तो अल्ट्रा वायर होते हैं, तो वो भी वॉइड होते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। कॉर्पोरेशन और आर्टिफिशियल पर्सन दे कैन नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। उसी तरह जो कन्विक्ट होता है, जो जिसको सजा काट रहा होता है, तो जब उसको सजा वो जेल के अंदर काट रहा होता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब उसकी सजा खत्म होती है उसी के बाद ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह जिस व्यक्ति का दिवालिया निकल चुका होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी के पास होती है, तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो वॉइड होते हैं। उसी तरह जो इंसॉल्वेंट है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तब खत्म होती है जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह देखो जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि बेसिकली क्या है कि जैसे इंग्लैंड के अंदर जो है वो अपने जैसे एडवोकेट है तो वो अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर वो फीस नहीं पे करता वो सू नहीं कर सकता, बट इंडिया के अंदर जो है वो कर सकता है। इसी तरह जो मैरिड वुमेन है अगर वो मेजर एज की है तो वो भी जो है साउंड माइंड की है तो वो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।